नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 36वां अपना आज रहेगा, जिसमें व्यक्तित्व के सिद्धांतों से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पूर्व परीक्षाओं में, वो साथियों प्रश्न यहाँ पे आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। और साथियों, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और जहां पर मैं आपके लिए क्विज वगैरह डालता रहता हूं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे नोट्स लेना चाहो, बिल्कुल जिनको पढ़कर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ सारे सब्जेक्ट्स के, वो नोट्स भी आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? उपाह, आत्मा, प्राह या इड तथा सुपर ईगो। तो देखिए, नैतिकता वाली भुजा यानी नैतिकता दिमाग के कौन से भाग में? एक प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने तीन बताए, तीन भागों में, आपका इड, ईगो, सुपर ईगो। तो ऐसा कौन सा भाग है जो आपकी नैतिकता से संबंधित माना जाएगा? तो वो आपका होता है सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। ये आपके हरियाणा टेट में आया हुआ प्रश्न है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न 2017 में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर जो वो रहेगा। ठीक है। और अगला आपका प्रश्न है कि खालिस्तान के अनुसार इदम, अहम व परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक है, किसके अनुसार है? फ्राइड के अनुसार है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 2 से 5 वर्ष का, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्ष और 20 से 22 वर्ष। और ये जो प्रश्न पूछा गया है साथियों, आपके ये यूपी टेट का प्रश्न है और 2016 में ही ये प्रश्न आया है। और इसका जो आंसर है वो रहेगा 6 से लेकर के यौवन तक, है ना। 6 से लेकर यौवन यानी 12 वर्ष की उम्र तक जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में सुप्तावस्था माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। और एक प्रकार से अपन 6 वर्ष से किशोरावस्था तक भी मान सकते हैं। भाई, यौवन को अपन किशोरावस्था भी एक प्रकार से समझ सकते हैं। तो किशोरावस्था एक प्रकार से आपकी जो वो 12-13 से स्टार्ट होती है, तो वहाँ तक आप इसको मान सकते हो। ठीक है साथियों। या फिर पूरी किशोरावस्था में तो सुप्तावस्था होगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार एक, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा, विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय पर्यंत करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले के सीखे हुए किसी कार्य को करने की असफलता। तीसरा ऑप्शन है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और 4 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्राइड के अनुसार कौन सी चीज़ होगी? तो फ्राइड ने कहा है कि विस्मरण जो है, विस्मरण का अर्थ या विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही रहेगा वो ऑप्शन 3 इसका आंसर जो वो रहेगा। और ये यूपी टेट का साथियों प्रश्न है, 2016 में पूछा गया था। अगला आपका प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण खालिस्तान में होता है। एक, इदम, अहम, पराअहम और परिस्थितियों में। आंतरिकीकरण किस में होगा? तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, पराअहम यानी कि सुपर ईगो में। सिगमंड फ्राइड ने, हम सब लोग जानते हैं, 3 घटक बताए थे, ईड, ईगो, सुपर ईगो। और फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना में जो है वो इदम, अहम एवं परम अहम, इन तीनों तत्वों का विशेष महत्व माना है। उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होते हैं या फिर होकर कार्य करते हैं, तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से क्या कर पाता है? समायोजन कर पाता है। तो यहाँ पे पूछा गया मूल्यों का आंतरिकीकरण। ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा सुपर ईगो में, एक प्रकार से ना। नैतिकता की बातें यहाँ पर ही की जाएंगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ये प्रश्न भी आपका यूपी टेट का है। अगला है कि अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा। दूसरा है आपका वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। तीसरा है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा। और चौथा है आपका सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो अहम किससे निर्देशित होता है साथियों? अहम होगा आपके वास्तविक सिद्धांत के द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत पर यह कार्य करेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग है,
कितना है चेतन भाग? 1/10 है, 2/10 है, 3/10 है या 4/10? तो वो है आपका 1/10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? व्यवहारवाद, मनोगतिक और संरचनावाद या सामाजिक सांस्कृतिक? तो यहाँ पे जो मनोगतिक संप्रदाय है ऑप्शन नंबर 2, वो आपका अवचेतन विचारों, भावनाओं और स्मृति पर आधारित होगा, तो मनोगतिक आएगा। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। फिर है रेमंड केटल का 16 PF क्या है? ये एक जो है वो परीक्षण तो है व्यक्तित्व से संबंधित, लेकिन ये है क्या? इसमें साथियों 16 व्यक्तिवादी कारक शामिल है। 16 क्या है इसमें? व्यक्तिवादी कारक इसमें शामिल है, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर जो वो रहेगा। और ये MP टेट का प्रश्न है आपका। हालांकि अपना 16 PF का जो परीक्षण है वो अपने नहीं दे रखा है, ना सिलेबस में है, तो इसको ज़्यादा अपने को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी थी? 13, 15, 16 या 14? कितने शील गुण बताए थे साथियों केटल के द्वारा? तो केटल के द्वारा 16 शील गुण बताए गए थे, तो यहाँ पे 16 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। रीट 2016 में आया हुआ प्रश्न है लेवल 2 में। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, 16 PF या ड्रो ए मैन टेस्ट? तो यहाँ पे भिन्न कौन सा 16 PF है ना? बाकी सारे के सारे आपके देखिए अन्य जो 3 है, जैसे TAT है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रो ए मैन टेस्ट जो है, इसमें क्या है, तो इसमें जो है वो तीनों ये क्या है, प्रक्षेपी हैं। ठीक है, प्रक्षेपी तकनीक इनको बोलते हैं अपन। ये तीनों के तीनों आपके प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आते हैं, जबकि 16 PF जो वो केटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? केटल के द्वारा 16 PF टेस्ट बनाया गया, आप सब लोग जानते हो। और ये जो टेस्ट है ये आपका व्यक्तित्व से संबंधित है, और ये प्रक्षेपी नहीं है साथियों, अप्रक्षेपी टेस्ट है ना? तो ये अलग पूछा गया कौन भिन्न है, तो 16 PF आपका अप्रक्षेपी है, बाकी प्रक्षेपी टेस्ट सारे के सारे, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्रेस्मर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित है? अंतर्मुखी, खुशमिजाज, अवसादग्रस्त या पुष्टकाय? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? देखिए पुष्टकाय होगा। इसको अपन पाइकिन भी बोलते हैं, पाइकनिक, सॉरी पाइकिन नहीं, पाइकनिक भी बोलते हैं इसको। पुष्टकाय ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि क्रेस्मर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित है, तो क्रेस्मर ने तो शारीरिक आधार पे किया था, और यहाँ पे शारीरिक आधार पे ऑप्शन नंबर 4 ही सही रहेगा, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर जो वो रहेगा। MP टेट का ये प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि स्थैनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्थैनिक नामक व्यक्तित्व जो वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? MP टेट का प्रश्न। फ्राइड के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, क्रेस्मर के द्वारा या फिर युंग के द्वारा? तो स्थैनिक नाम का क्रेस्मर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है? 1 प्रारूप सिद्धांत, 2 शीलगुण सिद्धांत, 3 मनोविश्लेषण सिद्धांत और 4 घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। तो इसको अपन साथियों प्रारूप सिद्धांत या इसको प्रकार सिद्धांत भी बोला जाता है। प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिए शेल्डन का जो सिद्धांत है उसको प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ग्रेड में, सॉरी ये आपके RPSC सेकंड ग्रेड का ये प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है कि स्प्रेंगर के व्यक्तित्व प्रकार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और भौतिकवादी? तो भौतिकवादी जो वो प्रकार इन्होंने नहीं बताया, बाकी स्प्रेंगर ने आपके जो प्रकार बताए व्यक्तित्व के उसमें भौतिकवादी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर जो वो रहेगा। ये फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न आपके। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? कलात्मक, सैद्धांतिक, सामाजिक और सुडोलकाय? तो सुडोलकाय नहीं होगा, ये शारीरिक आधार पे है ना, तो सुडोलकाय यहाँ पे आपका आंसर जो वो सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि आउटगोइंग यानी निर्गामी में किस तरह का व्यक्तित्व गुण सर्वाधिक रूप से सामान्यतः जुड़ा हुआ है? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, अवसाद या मनोव्याधिता? तो निर्गामी यानी आउटगोइंग, आउटगोइंग यानी बाहर जो जाता है, घूमना फिरना जिसको पसंद हो, वो होता है आपका आउटगोइंग, तो ऑप्शन नंबर 1 बहिर्मुखता इस से संबंधित रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो वो इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कार्ल युंग ने पहली बार वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का प्रयोग निम्न वर्ष में किया था, और 1909 में, 1922, 12 और 48, 1848। तो किसमें किया था साथियों? ऑप्शन नंबर 1, 1909 में कार्ल युंग ने पहली बार वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का प्रयोग जो वो किया था। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल युग का दृष्टिकोण है। कार्ल युग का दृष्टिकोण क्या है? तो ऑप्शन 1 है निर्णय, 2 संवेदन, 3 संरचित और 4 है प्रक्षेपीय। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? यहाँ पे रहेगा प्रक्षेपीय। व्यक्तित्व आकलन के लिए भाई, व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल युंग ने क्या दिया था? देखिए, कार्ल युंग ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था, और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या आपका? एक प्रक्षेपी टेस्ट। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। 20वां आपका प्रश्न है कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थियों से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? भाई, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में अंतर बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। देखिए, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है कौन? बहिर्मुखी विद्यार्थी। अंतर्मुखी मन ही मन परेशान होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 21वां प्रश्न साथियों की निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिकता या दब्बू। तो कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्ति का नहीं है वो बताना है। तो सामाजिकता जो है वो बहिर्मुखी में होगी, अंतर्मुखी में नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप में रहना पसंद करेगा। तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। 1 संदेही, संकालु तथा एकांत प्रिय। दूसरा दूसरों के साथ हंसी मजाक, ये नहीं है। समूह का नेतृत्व, ये भी नहीं करेगा। दूसरों के साथ अपने अनुकूलन बनाने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। संदेही, संकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाला होता है आपका अंतर्मुखी, है ना। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव या दिवा स्वप्न देखने वाला। तो बहिर्मुखी का जो एक प्रकार से लक्षण नहीं है वो है आपका दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग। इसको समय नहीं मिलता। बहिर्मुखी बालक को जो है वो दिन में सपने देखने का समय नहीं मिलता। इसको ये अन्य सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता है, अपने दोस्तों के साथ बिजी रहता है। तो जो व्यक्ति चुपचाप बैठा रहे, एकांत प्रिय रहे, वो डे ड्रीमिंग ज़्यादा करेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर जो वो रहेगा। बाकी ये मिलनसार होते हैं, नेतृत्व शक्ति इनकी अच्छी होती है, आक्रामक स्वभाव भी होता है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खालिस्तान द्वारा किया गया है। 1 क्रेचनर, ये क्रेचनर नहीं है साथियों, ये क्रेस्मर होना चाहिए था वैसे, लेकिन क्रेस्मर आएगा, ये क्रेस्मर है ना। क्रेस्मर, युंग, सेल्डन और स्पेंजर। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही होगा साथियों? बिल्कुल आसान सा है। तो आपका युंग के द्वारा जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जो अवधारणा दी गई थी, ये यूपी टेट 2016 का प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? 1 सामाजिक परिस्थितियां उनकी ऊर्जा को समाप्त कर देती है। 2 वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 3 उनको अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है। और चौथा वे अकेले काम करना पसंद करते हैं। अकेले तो नहीं करेंगे भाई, बहिर्मुखी बालक की विशेषता है वो बतानी है आपको, ठीक है। बाकी अकेले थोड़ी काम करने पसंद करते हैं, वो तो सबके साथ एक प्रकार से मिलके रहेंगे। तो समाज से, वो सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया? सब लोग जानते हैं मानवतावादी जो सिद्धांत है वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। एमपी टेट का प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया? बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया। केटल ने किया, आइसेंक ने किया, फ्राइड ने किया या बंडूरा ने किया? तो ये आइसेंक जो है उन्होंने बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर व्यक्तित्व का आकलन किया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, यह कौन सा है? भाई वैसे तो 2 ही है, लेकिन एक तीसरे आयाम की बात भी इन्होंने की है, वो कौन सा है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये एमपी टेट का प्रश्न है साथियों। इसमें जो सही आंसर है वो है साइकोटिज्म। साइकोटिज्म इसका सही आंसर जो वो माना जाएगा, ठीक है साथियों।
तो ये थोड़ा से चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अपन अगले वीडियो में व्यक्तित्व के अध्ययन की विधियों से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये अपने प्रश्न थे जो कि व्यक्तित्व के सिद्धांतों से संबंधित थे। तो उम्मीद है आज 28 ही प्रश्न अपन लेंगे। 28 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके साथियों ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको टेस्ट पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। और साथियों, मेरा कहने का अर्थ यही है कि देखिए, कुछ भी हो, आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न साइकोलॉजी में कम से कम ज़रूर से ज़रूर करने, क्योंकि वहाँ से आपको प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। और साथियों, अगर नहीं मिले तो उनके आसपास के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। निश्चित ही आपको ये प्रश्न आपको करने चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो, नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए साथियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।